अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के साथ आज के सेशन में हम आपकी मुलाकात वेरी टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट से करवाएंगे, मासूमा राजपूत साहिबा, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। मासूमा राजपूत के करियर में जो इनके एकेडमिक अचीवमेंट्स का आगाज़ होता है वो इनके एमएससी के दौरान, जो कि कैंसर बायोलॉजी में हाइडलबर्ग इंस्टीट्यूट जर्मनी से कर रही थी। वहाँ इंटर्नशिप इन्होंने एक्वायर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 6 मंथ्स इन्होंने इंटर्नशिप की ड्यूरिंग हर एमएससी, और इसके बाद आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी पोजीशन एक्वायर कर ली है, जो कि सून यू विल बी स्टार्टिंग दैट पीएचडी पोजीशन। इसके साथ साथ आपको आपकी इन्हीं एकेडमिक अचीवमेंट्स को देखते हुए आईएसपीआर की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान कैंपेन भी फॉर मीडिया कवरेज आपको इसमें इंक्लूड किया गया, और आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं इनको एक्नॉलेज किया गया। तो आइए बात करते हैं इस यंग टैलेंटेड पाकिस्तानी स्टूडेंट से। मासूमा, आपका बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ से हम बात का स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ पैदा हुई पाकिस्तान में, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपकी एजुकेशनल करियर का आगाज़ कैसे हुआ, फिर आपने किस किस यूनिवर्सिटी से आपने अभी तक एजुकेशन हासिल किया। अच्छा, मैं बिलोंग करती हूँ कोयटा से, और मेरी पैदाइश भी कोयटा की है और मेरी फैमिली कोयटा में रहती है। इनफैक्ट पिछले 100 साल से अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप राजपूत हैं और आप बलूचिस्तान से नहीं हैं, तो इस तरह। तो मैं ये भी एक क्लियर करना चाहूँगी कि पिछले 100 साल से तकरीबन मेरे एंसेस्टर्स भी कोयटा में ही रहे हैं। तो कोयटा से ही हैं ओरिजिनली। और मैंने अपना शुरू ओ लेवल्स ए लेवल से किया था। ओ लेवल्स में भी मेरे 8 सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने 18 लिए थे। और ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने 6-7 लिए थे। और उसमें से मेजॉरिटी में मेरे एज और ए स्टार्स थे। तो उसकी बेस पे फिर आगे मैंने अप्लाई किया बैचलर्स के लिए जर्मनी में। और मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि बायोमेडिकल रिसर्च में। तो वो मैंने सर्च किया पाकिस्तान में, उसका इतना अभी तक है नहीं, इसको रिसर्च हो भी नहीं रही पाकिस्तान में इतनी। और उसकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग बेसिस पे वो इतना हो नहीं रहा पाकिस्तान में। तो फिर मैंने बाहर अप्लाई किया जर्मनी का। खासतौर पे अक्सर लोग मुझे पूछते हैं जर्मनी क्यों, कहीं और क्यों नहीं। तो वो इसलिए कि वहाँ पे पढ़ाई काफ़ी निस्बतन बाकी कंट्रीज़ के चीपर है, सस्ती है वहाँ पे। तो इसलिए जर्मनी अप्लाई किया। फिर मैंने अपना बैचलर्स जो है ना, वो मैंने बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी में किया, ये जेकब्स यूनिवर्सिटी से जर्मनी में। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया अपना कैंसर बायोलॉजी में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से। और फिर अब इंशाल्लाह आगे मैं ऑक्सफोर्ड से अपना पीएचडी का शुरू करूँगी। माशाल्लाह, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेंशन की अपने इंट्रोडक्शन में, कि आप ए जी। लेवल्स के बाद आपका इंटरेस्ट था कि आप इस एरिया में जाएं। नॉर्मली इस एज में हाँ जी। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो ये बड़ी जी। इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ मासूमा, जी। ये बताइएगा कि आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या था मास्टर्स में। मास्टर्स में मेरा बेसिकली तो रिसर्च हमारी जितनी एक जगह पे एक ग्रुप पे हम काम करते हैं तो एक टॉपिक होता है, फिर जब चेंज करते हैं तो दूसरा टॉपिक होता है। तो जब मैंने हार्वर्ड में अपनी रिसर्च की थी वो मेरी थी ब्लड कैंसर के ऊपर। और उसके जो कॉजेज ढूंढना, उसकी थेरेप्यूटिक जो नॉवल टारगेट्स हैं वो ढूंढना था। और उसके बाद जब मैंने मास्टर थीसिस किया अपना, और मेनली ये वाला टॉपिक जो है मेरा इंटरेस्ट मेरा इसमें है आगे पीएचडी के लिए भी, और फर्दर जितना भी मैं आगे करूँगी, वो ये कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर जब डेवलप होता है तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान इम्यून सिस्टम को ऐसे सप्रेस कर लेता है कैंसर के, वो उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम। तो इस वक्त रिसर्च ये चल रही है कि इम्यून सिस्टम को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे एक्सटर्नली आप उसको ऐसे इक्विप कर सकते हो कि वो कैंसर के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा कैंसर के ट्रीटमेंट में वो इस्तेमाल हो इम्यून सिस्टम। तो इस पे है मेरी रिसर्च। अब मेरा जो मास्टर थीसिस था वो भी इसी के ऊपर था। और आगे जो इंशाल्लाह पीएचडी का जब मैं शुरू करूंगी तो वो भी इसी में है, इम्यून सिस्टम के ऊपर है, लेकिन वो स्पेसिफिकली पैनक्रियाटिक कैंसर में है। क्योंकि पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अक्सर लोग जानते होंगे कि काफ़ी एग्रेसिव कैंसर है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त। और जिस वक्त तक वो डायग्नोज होता है वो एक डेथ सेंटेंस है एक तरह उस पॉइंट पे। तो उसके जी लिए बिल्कुल। अभी काफ़ी रिसर्च हो रही है उसकी अर्ली डायग्नोसिस पे। तो उस पॉइंट पे मेरा बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहो तो इम्यून सिस्टम को इक्विप करना कैंसर ट्रीटमेंट के लिए।
बिल्कुल। ऑल्दो अभी तो बड़ा शॉर्ट करियर है आपका रिसर्च का, अभी आपने रिसर्च में जंप इन करना है, लेकिन स्टिल हाँ जी। आप बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ रिसर्चर, कुछ आपको फील हुआ कहीं, कोई ऐसा पॉइंट आया कि वेरी डिफिकल्ट था टू 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 स्टेप इन और टू अचीव दैट गोल? um, वहां पे तो मेरा जर्मनी में तो ऐसा जितना डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि आप फीमेल हो या मेल हो। उसमें काफी इक्वल बेसिस पे सबको ट्रीट किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप वैसे डिफिकल्टी देखें तो वो मेरे लिए खास तौर पे ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई है थ्रू आउट जितना भी मेरा रहा है, क्योंकि मेरे फादर स्कूल टीचर हैं और हमारा कोई सच कोई सोर्स ऑफ इतनी बड़ी अर्निंग नहीं है कि हम लोग इतना सपोर्ट करें। हम लोग 5 बहन भाई हैं तो हम सारे ही रन ऐसे। लेकिन उन्होंने जितना अभी तक किया है, उन्होंने अपने ऊपर कोई नहीं घर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सारा हम पे लगाया है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग वो सारा जो उन्होंने लगाया वो आगे उसका रिटर्न भी मिल रहा है उनको। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई है काफी, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि फाइनेंसेस की तो बाद में बात आती है। जिनके पास फाइनेंसेस हों भी ना, तो बलूचिस्तान या कोयटा जैसे एरिया में अपॉर्चुनिटीज की इतनी कमी है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की नहीं, गाइडेंस की भी बहुत कमी है। यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है कि इतने सारे लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता यहाँ पे। और जो लोग गाइड करते भी हैं वो इतना इतना चार्ज करते हैं इस चीज पे कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो एक वो डिफ्रेंशिएशन आ जाती है लोगों में। तो इस चीज की भी काफी मुझे मुश्किल महसूस हुई थी कि मैंने थ्रू आउट मेरा करियर अभी तक जो रहा है उसमें एक ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे चलती रही हूँ मैं, कि अच्छा ये काम कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, इससे रिवॉर्ड मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है। तो इस चीज का मैं कहूंगी कि इस पे काम करना भी चाहिए, लोगों को भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा काम करें बलूचिस्तान में, कोयटा में, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। अच्छा, मैं एक पॉइंट मैंने पिक किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जी। और मैं खुद इस पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली ट्रेंड ये देखा गया पेरेंट्स का कि वो एसेट्स जो है ना, एसेट्स जो फिजिकल हम्म। एसेट्स हैं उन्हें अपना एसेट जी। समझते हैं। जबकि जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, जैसे आपने अपने पेरेंट्स का बताया, आपके फादर ने माशाल्लाह अपना घर नहीं बनाया, फिजिकल एसेट्स डेवलप नहीं किए, लेकिन अपनी औलाद पे इन्वेस्ट किया उन्होंने, बच्चों पे जी। इन्वेस्ट किया। हाँ और जी। दिस इज द बेस्ट एसेट यू कैन हैव। और माशाल्लाह देखिए आपने कितना अच्छा रिवॉर्ड किया। और सुबह आपने आपने बात की, अपने रिसर्च में आपको कोई खास डिफिकल्टी अदर देन फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको नहीं थी, तो क्या कोई ब्लेस्ड मोमेंट भी था, कोई रिवार्डिंग मोमेंट जब आपने बहुत ब्लेस्ड फील किया हो? हम्म। वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये तो कोई भी साइंटिस्ट से आप पूछेंगे तो उसके लिए रिवॉर्डिंग मोमेंट एक यही होता है कि रिसर्च में अक्सर अक्सर लोग पूछते हैं आप इतनी रिसर्च करते हो, इतना टाइम लगाते हो, उसका क्या रिटर्न निकलता है ना बीच में से। आप लोग इतना इतनी इतने पैसा लग रहा है लोगों का सारा, वो उसका आउटकम क्या है। तो रिसर्च में अक्सर लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी जो रिसर्च में नहीं है, कि रिसर्च में आप 70% रिसर्च में 30%, 30 से 40% काम करती है और 60 से 70% काम नहीं करती है। क्योंकि वो एक देख रहे हो ना आप, ये काम करता है ये नहीं करता है, ऐसे हो रहा है ऐसे। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जब आता है आपकी रिसर्च में जिसकी तरफ आपने एक हाइपोथेसिस बनाई है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये हमें पता है, ये हमने पता लगाना है। तो वो जो पता लगाना है, जब आपकी रिसर्च करते करते वो आपको पता लग जाता है ना, अच्छा ये हो रहा है, तो वो पॉइंट जो होता है ना वो बड़ा मजे का होता है। उस वक्त एक आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि आपने इतनी टाइम इतना एफर्ट अपनी दिया होती है उस चीज को, कि अप अंटिल दी आउटकम आपको नहीं पता होता आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया। तो जब तक वो आउटकम आपकी सही आ जाए तो वो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन उससे मिलती है। एक तो ये तो छोटे छोटे ब्लेसेड मोमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भी कहती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता ये खुद से अपने बोलते हुए कि जब मेरा एडमिशन हुआ था ऑक्सफोर्ड का, तो हम लोग ऐसे ही खाने पे हम लोग बैठे हुए थे तो मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आई कि ईमेल की। तो मैंने अभी आधी ईमेल पढ़ी थी आगे मुझसे पढ़ी नहीं गई, मैंने बाबा को पकड़ा दी अपना फोन क्या आप पढ़ें। तो बाबा ने पढ़ा, बाबा भी फोन एकदम से इमोशनल हो गए थे। तो वो पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा बहुत ही ब्लेसेड मोमेंट था। और मेरे बाबा का तो इतना उन्होंने सारी जिंदगी हम पे इतना इतनी मेहनत की है, तो वो कह रहे थे कि मेरा जिंदगी का जो मकसद था एक तरह वो पूरा हो गया। तो उससे मुझे बड़ी खुशी मिली थी कि एक तरह मैंने उनकी खुशी में कंट्रीब्यूट किया। मासूमा, जब आप ये बात कर रही हैं तो बिलीव मी कि मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो इट जी। मस्ट हैव बीन वेरी प्राउड मोमेंट फॉर
not only for you but your family too, हाँ जी, especially your father, जिन्होंने इतना जी, कंट्रीब्यूट किया आपकी हाँ लाइफ जी, में। तो जैसे मासूमा आपने खुद बताया कि आपके एरिया, जिस एरिया से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ पे जो गाइडेंस है, गाइडलाइन बहुत कम मिलती है। आप एज ए फीमेल, एज ए रिसर्चर और हैविंग अचीव्ड सो मेनी थिंग्स एट सच एन अर्ली एज, आप क्या सजेस्ट करेंगे यंग फीमेल्स को या ओवरऑल रिसर्चर्स को जो कि आपके फुटस्टेप्स पे चलना चाह रहे हैं एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, क्या उन्हें करना चाहिए या क्या नहीं मैं करना चाहिए? मैं अब इस वक्त मैं ये कहूंगी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इस बारे में कि आप हमें गाइड करें कि कैसे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। मैं एक चीज कहूंगी कि अक्सर लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन जितनी गाइडेंस आपको मिलती है ना ऑनलाइन, वो सारी जरूरी नहीं है कि आपको पे करना पड़े, बहुत सारी फ्री भी होती है। और इतने सारे लोग हैं मेरे जैसे, और बहुत सारे लोग हैं मेरे क्लास फेलोज हैं बहुत सारे, उनसे आप कोई बात पूछोगे तो वो आप बड़े जो वाकई गाइड करना चाहते हैं ना वो आपको बताएंगे भी। तो आप सीक आउट करें, लोगों को ढूंढें जिनसे आप पूछ सकते हैं कोई बात, उन अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ढूंढें। आप जरूरी नहीं है कि आपके शहर में, अब ये बात मुझे नहीं पता थी कि जरूरी नहीं है कि मेरे शहर में ही कोई हो तो मैं ऑनलाइन ढूंढूं। ऑनलाइन से आपको मिल जाते हैं बहुत सारे लोग। फर्ज करें जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अब तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अंडररेटेड है, पाकिस्तान में यूज नहीं करते बहुत सारे लोग लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे इतनी प्रोफेशनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। आप सर्च करो वहाँ पे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो, जो फील्ड में आपने काम करना है वहाँ सर्च करो, वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे बहुत सारे। आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करो वहाँ पे, और एक प्रोफेशनल तरीके से कांटेक्ट करो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को कांटेक्ट करने का तरीका नहीं आता। ये मैं इस बात पे जरूर एम्फोसाइज करूंगी कि लोगों को कांटेक्ट जैसे होता है ना, एक प्रोफेशनल तरीके से आपने किसी से बात करनी है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। तो वो सीखें आपने कैसे बात करनी है किसी से। आप पहली बारी में उनसे डायरेक्टली पूछ लें, एक बॉन्ड स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है आपको पहले से। आप डायरेक्टली पूछें आपको क्या मसला है, आपका क्या सवाल है, आप उनसे पूछ लें। आपको 5 में से 3 लोग तो रिस्पॉन्ड कर ही देंगे इंशाल्लाह। और इस बात पे मैं जरूर कहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो गाइडेंस चाहते हैं वो ढूंढें, ऑनलाइन बहुत गाइडेंस मिलेगी आपको। तो आप अपने आप को लिमिट ना करें एक जगह पे। जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा मैसेज दिया मासूमा आपने कि आपको हाथ पांव मारने और ये डिजिटल वर्ल्ड, जी, इसमें हाँ जी, आप डिजिटल वर्ल्ड से जितना कनेक्ट होंगे उतना आपके लिए बेटर है। सेकेंडली, जिस बात की तरफ आपने इशारा किया वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी राइटिंग जी, स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आप इफेक्टिवली अपनी बात को जी, कम्युनिकेट कर सकें। मासूमा, हाँ आपसे जी, बात बिल्कुल। करने का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड यू आर नॉट ओनली एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग वंस बट आल्सो पीपल लाइक अस हु आर ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू द प्रोफेशनल लाइफ। आपका बहुत शुक्रिया आज के थैंक सेशन के लिए, यू। आपने हमें टाइम दिया ड्यूरिंग योर पीएचडी। हम आपको तंग करते रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करते जी रहेंगे आप बिल्कुल। हमारे फोरम पे आएं। और यंग स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, फीमेल्स के लिए आप इंस्पिरेशन के तौर पे आती रही। यहाँ पे बहुत शुक्रिया आज का सेशन।